दोस्तों, हम सभी की लाइफ में अपने खुद का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा नाम बहुत बड़ा हो, हमारा नाम बहुत ही रोशन हो, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स का नाम भी बहुत ही रोशन हो। छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनका नाम बहुत अटपटे ढंग से रख दिया जाता है। आजकल तो नाम ऐसे रखे जाते हैं जो आसानी से बोलने में भी नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये नाम रखने की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी? अगर हम एक पर्टिकुलर आदमी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं रख देते या पर्टिकुलर चीज़ का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखते तो हमें क्या क्या कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता। चलिए देखते एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए अपनी कंट्री में इसे मार्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मार्कर बोलते हैं। और किसी दूसरी कंट्री में पेंसिल को मार्कर बोलते हैं। क्लियर? अब मैं अगर उस कंट्री में गया और मैंने दुकान वाले को बोला कि मुझे मार्कर दीजिए, तो वो मुझे ये चीज़ नहीं दे के क्या दे देगा? पेंसिल दे देगा। और उस पेंसिल से तो बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता। तो मुझे चाहिए तो था ये, लेकिन मुझे मिल क्या जाएगी? पेंसिल मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ेगा मुझे भी, और उस दुकानदार को भी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कन्फ्यूज़न ना हो, ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ऐसा रखा जाए जो सभी देश के लोग माने, सभी जगह उसी नाम से उस चीज़ को जाना जाए। अगर यहाँ पे इसे मार्कर बोलते हैं तो वहाँ पे भी अगर उसको मार्कर बोलेंगे तो जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा, मैं बोलूँगा मार्कर दो, तो वो मुझे ये चीज़ दे देगा। तो सारा कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आदमी का नाम रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई नई एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसका भी नाम रखना, उसका सिंबल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो काम करती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो किसी भी नए एलिमेंट की जब डिस्कवरी होती है तो उसका नाम क्या रखा जाए और उसका सिंबल क्या रखा जाए, ताकि दुनिया के सारे देश उस चीज़ को, उस एलिमेंट को उसी नाम से और उसी सिंबल से जाने। ये काम कौन करती है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नाम और सिंबल रखेगी उसको सारी दुनिया के जो भी देश हैं, वो सभी साइंटिस्ट, सभी स्टूडेंट और सभी लोग उस सिंबल और उस नाम को मानेंगे, ताकि ये मार्कर वाला कन्फ्यूज़न वहाँ पे ना हो सके। क्लियर? अब जब भी IUPAC किसी एलिमेंट का नाम रखती है, सिंबल रखती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये इसने कुछ रूल्स बनाए हैं। उस रूल्स के आधार पर ये क्या करती है? उनका नाम या सिंबल रखती है। तो सिंबल रखने में क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक ही लेटर है तो वो एक लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। और अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर हैं तो फर्स्ट हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड हमेशा स्मॉल लेटर होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक ही लेटर है तो हमेशा कैपिटल, दो है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखिए इधर पहले अगर मैं बात करूं, इनके सिंबल भी याद होने चाहिए और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, अब सोडियम आप तो सोच रहे हो सोडियम की स्पेलिंग SODIUM, तो इसका सिंबल तो SO होना चाहिए। तो Na कैसे हुआ? तो क्या ध्यान रखना है? ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से इसका नाम लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। तो नेट्रियम से Na इसका सिंबल लिया गया है। क्लियर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। वापस पोटेशियम PO से होना चाहिए, लेकिन ये लैटिन वर्ड केलियम से लिया गया है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और 20 नंबर पे 20 पे क्या आता है? कैल्शियम। 21 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन। अब आयरन Fe क्यों लिया गया? वही लैटिन वर्ड के फेरम से लिया गया है, तो इसका सिंबल क्या हो गया? Fe। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 1 से 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए।
8th क्लास वालों के लिए तो 1 से लेकर 20 तक सफिशेंट है, लेकिन 9th-10th वालों के लिए 1 से लेकर 30 तक और कुछ अदर एलिमेंट्स है वो भी आपको याद होने चाहिए, उनका नाम और सिंबल आपको पता होना चाहिए ताकि आगे जाके आप कहीं भी अटके नहीं। यू यूरेनियम, पीबी लेड सीसा जिसको अपन बोलते हैं, Hg मरकरी पारा, थर्मामीटर में पारा भरा जाता है जो कि गर्मी पाकर फैलता है तो अपन टेम्परेचर उससे नोट कर सकते हैं। Sn टिन, W टंगस्टन, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम। तो कुछ ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लियर? अब इधर देखें, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मैंने पैर पर H के पैर पर 1, इसके पैर पर 2, इसके पैर पर 3, ये ऐसे क्यों लिखा है? 1 से 30 तक, 1 से 30 तक लिखा है, तो ऐसे क्यों लिखा है? तो इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। देखिए इधर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं x, जहाँ पे x क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और x के पैर पर हमेशा लिखते हैं z। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और x यानी एलिमेंट के सर पर हमेशा अपन क्या लिखते हैं? a क्या होता है? एटॉमिक मास, या इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं और इसी को मास नंबर भी बोला जा सकता है। यानी कि एलिमेंट के पैर पर जो लिखा जाएगा वो होगा एटॉमिक नंबर और सिर पे लिखा जाएगा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। कोई भारी चीज़ हमेशा सर पे उठाते हो ना, सर पे ढोते हो, तो सर पर हमेशा क्या आएगा? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, अगर मैंने C के पैर पर क्या लिखा? 6 और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? यहाँ पे X की जगह कौन सा एलिमेंट ले लिया अपन ने? कार्बन ले लिया। और इसके पैर पर जो लिखा होगा वो Z होगा, और Z का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर। C के पैर पर 6 लिखा हुआ है यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। और C के सर पर क्या लिखा हुआ है? ऊपर 12। सर पे जो लिखा जाता है A, उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अब एटॉमिक नंबर तो 1 2 3 4 ये सिंपल है, 30 तक लिखना है, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अब कुछ एलिमेंट के मैं सर पर यानी क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। सर पे लिखना है भाई, सामने नहीं लिखना। क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। क्लियर? और आयरन का 56। बस ये जो मैंने लिखे हैं इन्हीं का आपको एटॉमिक मास याद करना है। एटॉमिक मास सभी का होता है पर वो अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना अपने को काम चीज़ें आएगी उतना ही अपन याद करेंगे। देखिए इधर, तो जिनके आगे मैंने टिक कर रखा है उन्हीं का एटॉमिक मास आपको याद करना है और याद होना चाहिए, बाकी की याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल ही क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। यानी नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होगा? ऊपर वाले, यानी एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होगा? एटॉमिक मास। देखिए 6 का डबल क्या होगा? 12, 7 का 14, 8 का 16, सब में देखिए 20 का 40, 12 का 24। तो जनरली तो सब में क्या आ रहा है? नीचे वाले का जस्ट डबल, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल एटॉमिक मास है। कहाँ पे ऐसा नहीं होता? देखिए एक तो हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, 1 का 1 ही रह रहा है। और कहाँ हो रहा है एक्सेप्शन? 11 का 22 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है? 23। ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। क्लोरीन हो गया और ये पोटेशियम हो गया। तो बस 1 2 3 4 यही तो आपको याद करना है, बाकी तो नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आगे जाकर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। एटॉमिक मास की सहायता से मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए।
अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो अपने को पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के पैर पर लिखते हैं जेड और एक्स के सिर पर लिखते हैं ए। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एनी एलिमेंट, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो एक्स इज इक्वल टू एनी एलिमेंट। जो पैर पर लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट के जो पैर पर लिखा जाता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड यहाँ पे क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, कब, जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम होने का मतलब ये हुआ कि उसके सर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर कब होते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव चार्ज। उस एलिमेंट या उस एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर एब्सेंट होता है तो उसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं। और अगर एटम न्यूट्रल है तभी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। इस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा इसको और अच्छे से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ए को मास नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसे अपन मास नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर। और मास नंबर या एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। क्लियर। तो A किसके बराबर हुआ, P प्लस N के बराबर हुआ। तो मुझे दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं इस ऊपर वाले में से नीचे वाली चीज़ माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं A माइनस जेड करूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी। देखिए A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N, तो इस A की जगह अपन क्या रख देंगे, P प्लस N माइनस माइनस। और Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है। हालांकि मैंने Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है तो हमेशा आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है तो आपको हमेशा क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो यहाँ पे हम जेड की जगह अपन क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो प्लस का P माइनस का P कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A माइनस जेड से मुझे हमेशा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए दोस्तों, अब हम एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीज़ें अब हम समझ चुके हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर हमें पता है तो उस दिए गए पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ें भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए आपको ये टेबल याद होनी ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं है, ये जो एलिमेंट है 1 से 30 तक एलिमेंट दे रखे हैं और पैर पर क्या लिखा जाता है, हमेशा पैर पर हमेशा क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से 30 तक काउंटिंग है। क्लियर। अब इनमें से सभी के नहीं, कुछ एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास यानी सर पर कितना लिखा जाता है वो भी हमें याद होना चाहिए। इन सब के याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस जिस पर मैंने
टिक किया है उनके आपको एटॉमिक मास यानी सर पे कितना लिखा जाएगा वो आपको याद होना जरूरी है। देखिए इधर जैसे मैंने लिखा 1H1, इसे कैसे बोलेंगे 1H1। अब देखें इस हाइड्रोजन के पैर पर 1 लिखा है यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, और सर पे 1 लिखा है इसका मतलब एटॉमिक मास कितना हो गया 1 हो गया। कार्बन के पैर पर मैंने 6 लिखा है तो 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और कार्बन के सर पर क्या लिखा हुआ है 12 लिखा है यानी इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर। अब देखिए जनरली क्या है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है एटॉमिक मास होता है, यानी नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होता है ऊपर वाला। तो देखिए 6 का डबल क्या होगा 12, 7 का 14, 8 का 16, 20 का 40। क्लियर। तो जनरली तो सब में क्या है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। कहाँ कहाँ ऐसा नहीं होता, यानी कि कहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया 1 का 1 ही रहा, 11 का 22 होना चाहिए लेकिन कितना है 23, 17 का कितना होना चाहिए था 34 लेकिन कितना हो गया 35.5, यहाँ पे 38 होना चाहिए था लेकिन कितना हो गया 39। तो अपने को करना क्या है बेसिकली ये 3-4 सर्किल ही तो अपने को याद करना है एटॉमिक मास याद करने के लिए। बाकी तो जनरली क्या होता है सब में नीचे वाले का जस्ट डबल क्या होता है ऊपर वाला, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है एटॉमिक मास। तो जो मैंने जिनके एटॉमिक मास लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों की सहायता से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखिए इधर पहला क्वेश्चन 1H1 हाइड्रोजन लिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया। अब एग्जाम में आपको ये 1 लिखा हुआ दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। अगर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिया जाए तो हमें तो ये याद है ही है, हम आसानी से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें इधर तो H के पैर पर 1 लिखा है, जो चीज़ पैर पर लिखी जाती है उसको Z बोलते हैं, और Z किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो पैर पे क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1 हो गया। और सर पे जो लिखा जाता है उसे A बोलते हैं, H के सर पे 1 लिखा हुआ है तो इसके लिए A की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर। अब इधर देखें, अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर हैं। तो देखें इधर जितना Z होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 1 होगा, सिंपल। क्लियर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके लिए फॉर न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल एटम है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सिर के ऊपर कोई भी प्लस माइनस चार्ज दे नहीं रखा है, चूंकि ये न्यूट्रल है इसके लिए, इसलिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बराबर होगी। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल। क्लियर। और न्यूट्रॉन के लिए अपने को क्या करना है, न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है A माइनस Z करना है, तभी अपने पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A की वैल्यू कितनी है 1, Z की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं A माइनस Z करूंगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर, इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, आप खुद कर लेंगे। ऑक्सीजन पैर पर लिखा हुआ है 8, जो पैर पर लिखा होता है वही एटॉमिक नंबर यानी वही Z होता है, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 8, और जो सिर पे लिखा जाता है वो A की वैल्यू हो गई, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 16। क्लियर। अब इसमें प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जितना Z होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो Z 8 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 8, चूंकि ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इसके सर पे प्लस माइनस चार्ज दे नहीं रखा है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 8। और न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है अपने को A माइनस Z, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, सिंपल, वेरी इजी। क्लियर। अब देखें, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए इधर Mg2+ आ गया, अब 2+ आते ही या N बन गया। क्लियर। और 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं या बाहर निकले हैं, बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले हैं। तो अब ये आयन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको जाके देखें। अब इधर देखें, इसके लिए Mg के लिए पैर पे 12 लिखा है तो Z कितना हो गया 12, और A की वैल्यू कितनी हो गई 24। क्लियर। अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितना Z होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। क्लियर।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, जितने प्रोटॉन होने चाहिए, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन कब, ऐसा कब होता है, जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है। Mg2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन होने तो 12 चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अब कितने बचेंगे, -2 करना पड़ेगा ना। तो पीछे कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी प्लस चार्ज आता है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अगर यहाँ पे +3 होता है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे बाहर चले गए, तो आप क्या करोगे, पीछे कितने बचे, 10 - 5 करेंगे या नहीं करेंगे? तो सिंपल 12 थे, 12 में से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो पीछे कितने बचेंगे, 12 - 2 = 10। क्लियर? और इसका उल्टा कर दो, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। अगर -2 होता तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते, ऐड करने पड़ते। अब इधर देखें, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैसे ही A - Z, यानी कि 24 - 12 = 12, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो क्या देखा, प्लस माइनस आने से यानी आयंस के बनने से इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, इलेक्ट्रॉन पे ही फर्क पड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो आप कोई भी चीज़ हो, अगर न्यूट्रल हो तो भी आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर कोई आयन दे रखा है तो भी आप उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। क्या बताना है कि O2- O के कितने होते हैं, 8 and 16, 8 और 16। तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के क्या नंबर होंगे, ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट या आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं।